हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसी जनरेटर को। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है और सारे टॉपिक का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर तो सबसे पहले हम इसके फिगर बताइए। इसका फिगर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो एक्चुअली में ये है कि इसमें हम लोग एक नॉर्थ पोल लेते हैं और एक साउथ पोल लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेने से होता ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है बी वेक्टर। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल हमने रख दिया। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल को रख दिया है और इस कॉइल के दोनों सिरे को, दोनों एंड को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस कॉइल के लिए ये जो पूरा सेट है, जो प्लेट है, ये किसी चीज़ पर बेस्ड होगा जिसे हम लोग इसका एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पूरा कॉइल जो है, जो हम लोग कॉइल लेंगे उस कॉइल के ऊपर पूरा एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर पूरा कॉइलिंग कर देंगे और कॉइलिंग का दोनों सिरा यहाँ निकाल देंगे। और ये जो हमारा प्लेट है, ये प्लेट किसी चीज़ पर बेस्ड होगा जिसको घुमाने से ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सल हो गया, ये कॉइल हो गया है। ठीक है, ये कॉइल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि जब हम इसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे जब रोटेट करेगा, ठीक है, तो याद कीजिए हम लोगों ने मेथड्स ऑफ ईएमएफ में, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ में 3 चीज़ें पढ़ी थी कि, और फैराडे का लॉ क्या कहता है। फैराडे का लॉ ये कहता है कि ईएमएफ बराबर होता है d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो हम 3 तरह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कर सकते हैं, एरिया को चेंज करके कर सकते हैं, और तीसरा है ओरिएंटेशन, मतलब थीटा को चेंज करके। तो यहाँ पर जो हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर जो देंगे उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है तो बी को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो एरिया है, तो जो हम कॉइल यहाँ पर तैयार करेंगे वो कॉइल एक, उसके पास एक फिक्स्ड एरिया होगी, उस एरिया को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, थीटा। क्या करेंगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉइल है, इस कॉइल को जब हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी, और कॉइल घूमेगी तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे अभी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है क्योंकि फील्ड लाइन्स इधर से निकल जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है, लेकिन जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना शुरू होगा और फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर उसके बाद मिनिमम। तो हम इस कर ये रहे हैं कि इस थीटा को चेंज कर रहे हैं, इसको रोटेट करा के। तो जब हम थीटा को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज, और फ्लक्स में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में क्या पैदा होगा, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ पैदा करेगा। तो किस तरह से ये पैदा करेगा, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, तो इसे हम लोग गोल गोल घुमाएंगे तो इसमें हम लोगों को ईएमएफ, इस दोनों कॉइल में हमें दोनों तार में ईएमएफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर हम इसे रोटेट कराने लगे, ठीक है, इसे रोटेट कराने लगे और यहाँ जो हम तार निकाले हुए हैं, ये जो तार निकाले हुए हैं, अगर इस तार को किसी चीज़ से जोड़ दें, जैसे मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस से इस तार को हम जोड़ देंगे, तो जब ये कॉइल गोल गोल घूमना शुरू होगी तो ये जो तार है ये लपटाना शुरू हो जाएगा एक दूसरे में, और लपटाते लपटाते एक वक्त आएगा कि ये टाइट हो जाएगा, और टाइट होने के बाद ये तार टूट जाएगा। तो जब ये तार टूट जाएगा तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये जो हमारा जो भी है बल्ब या जो भी है, वहाँ तक करंट नहीं पहुँच पाएगी।
तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर दो कॉम्यूटेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर क्या होता है, देखिए ठीक है। तो इस कॉम्यूटेटर के एक एंड को, इस तार के एक एंड को इससे जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। तो होता ये है कि ये कॉम्यूटेटर है और ये तार इसमें ऐसे फंसा हुआ है। अब ये इसको गोल गोल घूमेगा तो ये लपटाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोग एक ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ब्रश यूज़ करेंगे, उस ब्रश को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ब्रश यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी, ठीक है। ये कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश। और ये जो दो हम लोगों ने यूज़ किया है इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटर, ठीक है, कॉम्यूटेटर। अब इस दोनों से यहाँ हम कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो कार्बन का ये कॉम्यूटेटर क्या है, बात समझ गए। ये गोल गोल घूमता रहेगा और तार इससे अटैच है, लपटाने वाला जो लफड़ा था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश क्या करता है कि कार्बन ब्रश यहाँ पर इसके कांटेक्ट में रहता है। तो कार्बन जो है वो एक गुड कंडक्टर भी है। तो कार्बन एक्चुअली नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन में एक ग्रेफाइट है जो एक एक्सेप्शन है, और ये ग्रेफाइट दो काम करेगा। एक तो गुड कंडक्टर भी है और दूसरी चीज़ ये है कि ये ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है, मतलब फ्रिक्शन घटाने का भी काम करता है। तो ये इसके साथ ऐसे अटैच रहता है। तो अटैच रहने की वजह से ये गोल गोल घूम रहा है, तो ग्रेफाइट है, फ्रिक्शन भी कम, और दूसरी चीज़ ये गुड कंडक्टर है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करके आगे तक पहुँचाते था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग हमारे जनरेटर का बेसिक जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से। अब इसमें मेन मुद्दा यह है कि इस कॉइल को घुमाएं कैसे। तो कॉइल को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है इसको हम लोग डायनेमो या फिर टरबाइन बोलते हैं, डायनेमो या फिर टरबाइन। अब जो बेसिक कंसेप्ट है इसी को हम लोगों को कैसे, किसी तरह से इसको रोटेट कराना है, ठीक है। अगर हम इसे रोटेट कराएंगे तो ये कॉइल भी ऑटोमेटिक रोटेट होगी, और कॉइल रोटेट होगी तो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ पैदा होगा। अब इस कॉइल को, इस टरबाइन को, इस ब्लेड को घुमाने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम कुछ इस तरह से चैम्बर बना दिए और यहाँ पर का टेम्परेचर हम ठंडा कर दिए, तो ये कूलेंट वाला एरिया हो गया, और यहाँ पर हम वेपर भेज रहे हैं, स्टीम, ठीक है, स्टीम भेज रहे हैं, और इसके ऊपर कुछ सिस्टम है। अब जैसे ही हम इस हिस्से में स्टीम भेजेंगे और इस हिस्से में ठंडा पानी या कुछ भी वहाँ का टेम्परेचर कम कर देंगे, तो इस पूरे चैम्बर में जिसमें ब्लेड है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो इससे होगा ये कि हाइयर एनर्जी, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके पास हाई एनर्जी है, वहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके पास लो एनर्जी है। तो एनर्जी, ये सारे मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो जब वो यहाँ से वहाँ मूव करेंगे हाई स्पीड के साथ, तो वो साथ में इस ब्लेड को भी घुमाते हुए जाएंगे, और जब ये ब्लेड घूमना शुरू हो जाएगी तो फिर ये कॉइल भी घूमेगी, और कॉइल घूमेगी तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वेपर भेजते हैं और इसमें अगर हम कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा पावर प्लांट जो कहलाएगा वो थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। अगर इसको हम कहीं पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और वहाँ पर हम पंखी लगाकर इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर विंड की वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसको कहेंगे विंड एनर्जी, ठीक है, या विंड पावर प्लांट कह देंगे। अगर यहाँ पर हम पानी, जैसे मान लीजिए जो डैम हम लोग बनाते हैं, तो डैम में क्या होता है कि डैम हम लोग तैयार करते हैं और डैम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा
होल बनाकर इस सारे पानी को हाई स्पीड के साथ यहाँ से बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हम इसी ब्लेड को लगा देते हैं, इसी ब्लेड को लगा देते हैं, तो ये पानी इस ब्लेड पर गिरना शुरू हो जाता है और ये ब्लेड घूमना शुरू हो जाती है। ब्लेड घूमनी शुरू हो जाएगी, फिर कॉइल घूमेगा, ये में पैदा, तो इसको कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं इस ब्लेड को घुमाने के लिए। जो मेथड यूज़ करेंगे उस बेसिस पर इसका नाम हो जाएगा। अगर कोल यूज़ कर रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट, अगर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। और अगर केमिकल रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरह से इसका नाम अलग अलग होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जनरेटर है इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका इंट्रो, इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू, it is a device which is used to convert mechanical energy into, ठीक है, mechanical energy into electrical energy, electrical energy, ठीक है। इसका नाम जनरेटर है लेकिन ये कुछ जनरेट नहीं करता है, ठीक है। जनरेटर है लेकिन कुछ जनरेट नहीं करता, ये बस कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ हम इसे रोटेट करा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं और ये हमें क्या पैदा करके दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जनरेटर, ये मशीन है, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। It works on the principle of, it works on the principle of Faraday's, ठीक है, Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कंसेप्ट है उसी ये प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं E बराबर होता है d∅dt और फाई बराबर होता है BA cos थीटा। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, तो यहाँ हम रोटेट करा के थीटा चेंज कर रहे हैं जिससे फाई चेंज हो रहा है और फाई के चेंज होने की वजह से इसमें EMF पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसके इंट्रो को समझ गए, इसके प्रिंसिपल को समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिवाइस जो चीज़ें हमने यूज़ करी है उसको लिख लेते हैं। ये इंट्रो हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब लिखते हैं एपरेटस, एपरेटस, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज में, इसको बनाने में क्या कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट, मैग्नेट हमने यूज़ किया है। उसके बाद कॉइल हमने यूज़ किया है। उसके बाद कम्यूटेटर हमने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद कार्बन ब्रशेस, ठीक है, कार्बन ब्रशेस। उसके बाद एक एक्सेल हमने यूज़ किया है जिस पर ये पूरा प्लेट बेस्ड है, ठीक है। मैग्नेट, कॉइल और ब्लेड, ब्लेड जिसको हम लोग टरबाइन या डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी। अब इसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे, इसके वर्किंग को, किसका वर्किंग क्या है। वर्किंग, तो वर्किंग हम लोग जानते हैं। वर्किंग में हमने ये बताया कि जब भी ये पूरा सिस्टम समझ गए कि कैसे अरेंज किया गया है। अब इसमें बस इस कॉइल को रोटेट कराना है, तो कॉइल को रोटेट कराने के लिए इस ब्लेड को घुमाएंगे। ब्लेड के घूमने की वजह से ये कॉइल भी रोटेट होनी शुरू हो जाएगी। कॉइल रोटेट होगी तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो EMF पैदा होगा और उस दोनों EMF को हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। ये इसकी वर्किंग। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके कैलकुलेशन को समझेंगे कि ये EMF जो पैदा करेगा वो कितना करेगा, अब थोड़ा ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं, इस कॉइल के पास एरिया है और इस एरिया का कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं n कैप। ये है मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर।
तो मैग्नेटिक फील्ड और एन कैप के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब जब ये कॉइल रोटेट होनी शुरू होगी, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब कैलकुलेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जब इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो द कॉइल हैज, इसमें लिखेंगे द कॉइल हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस कॉइल के पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ठीक है, देन एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसके बाद यहां पर which is used to calculate, ठीक है। अब देखिए थीटा बराबर ओमेगा टी आ गया। अब यहां पर इसमें जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो फाई बराबर क्या आ गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एरिया है वो सिंगल एक कॉइल का एरिया है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे कॉइल हैं, मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स बी एन। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, एन। तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया। अब फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम फैराडेज लॉ E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह क्या लिख देंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसमें से एन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो लिखेंगे डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। ये माइनस यहाँ आ जाएगा। इसके बाद E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए। ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां पर E इज इक्वल टू आ गया माइनस एन बी ए, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमें ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब इसके बाद अगर इफ साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाए, साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं, तो ये जो ईएमएफ आया है E इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, और ये जो वैल्यू होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ई नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई नॉट भी लिखते हैं। यहाँ जो हम लोग ई लिख रहे हैं, ये ई को हम लोग ऐसे ई भी लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ई नॉट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ये क्या है, पीक वैल्यू। ठीक है, तो जो प्रॉपर एक्सप्रेशन आया है E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू, ये दोनों ही EMF का सिंबल है। ठीक है, EMF इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, इतना की जगह क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये EMF का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन है। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए,
कि t टाइम में ओमेगा वेलोसिटी, ये एक्चुअली इसके फेज को बता रहा है, ठीक है, इसको हम लोग फेज बोलेंगे, ठीक है। ओमेगा टी इसका क्या है, फेज है। अभी जब हम लोग इसके ग्राफ को समझेंगे तो वो ओमेगा टी वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो EMF है, तो इस EMF के इक्वेशन में देखिए हमें मिला है साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। तो इस साइन की वजह से ड्यू टू दिस साइन द नेचर ऑफ EMF इज अल्टरनेटिंग, ठीक है। इस साइन की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, अल्टरनेटिंग। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में आप जानते हैं, जब आप साइन कर्व बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसमें एक बार इस तरफ पॉजिटिव है और फिर कुछ देर बाद इधर निगेटिव में ये मूव कर रहा है। इस वजह से इस EMF का नेचर कैसा हो गया, अल्टरनेटिंग। और इसके वजह से इससे जो EMF निकल रहा है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, या जो करंट निकलती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये अल्टरनेटिंग किस वजह से आया है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या आ गया है, साइन, ठीक है। तो ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल यूज करेंगे। ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे। ये जो ब्लू कलर से जो है ये है B वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऑलवेज लेफ्ट टू राइट है। और ये जो ब्लैक कलर हम लोगों ने यूज़ किया है वो कॉइल के लिए, और ये n कैप उस कॉइल के एरिया वेक्टर को बता रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरुआत यहाँ से है, तो इस केस में थीटा है 0, ठीक है, थीटा है 0, टाइम ये भी 0। जैसे ही यहाँ पर हम लोग थीटा, यहाँ पर थीटा देखेंगे तो 90 डिग्री मतलब π/2। टाइम यहाँ पर कितना है, तो टाइम हाफ है, t/2, ठीक है, t/4। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो थीटा देखेंगे तो ये हो गया 180 मतलब पाई जितना, और टाइम यहाँ पर कितना हो गया है, तो टाइम हो गया यहाँ पर t/2, ठीक है। फिर यहाँ पर थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, ठीक है, और टाइम यहाँ पर हो गया है 3t/2। उसी तरह थीटा यहाँ पर अब हो गया है 2π, और टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है t, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल दोनों के बीच में एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में थीटा कितना 0, टाइम भी 0। जैसे ही ये चेंज होना शुरू हो, ठीक है, जैसे ही ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, टाइम t/4, फिर उसी तरह थीटा हो जाएगा 180, t/2। इस तरह से दोनों के बीच में एंगल चेंज होगा और इस तरह टाइम भी चेंज होता चला जाएगा। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये EMF का ग्राफ है, ठीक है, E ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना है 0, इस फॉर्मूले में ओमेगा टी, ये थीटा हम लोगों ने किसके जगह पर लिखा था, तो थीटा था ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना है 0। तो साइन 0 डिग्री 0, इस वजह से EMF इस वाले केस में यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना है 90, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90। यहाँ जैसे ही 90 रखेंगे साइन 91, तो यहाँ पर EMF हमें मैक्सिमम मिलेगा। फिर पाई रखेंगे तो 0, फिर EMF हमें मिनिमम मिलेगा -1, और फिर EMF हमें मिलेगा 0। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये गलत है, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को देखें तो साइन ओमेगा टी ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब हम ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी 0 रखेंगे, और फिर जब हम ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 1 डिग्री रखेंगे, फिर 2 डिग्री, क्योंकि 90 तक पहुँचने के लिए इसे इन सारे वैल्यूज से पास होना पड़ेगा।
और जब इन सारे वैल्यूज से पास होगा तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकाल कर यहाँ पर प्लॉट करना शुरू करेंगे तो हमें ये लीनियर ना मिलकर कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लीनियर ना मिलकर कुछ इस तरह का मिलेगा, एक आर्क के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हमारा ये लीनियर ना होकर ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये लीनियर ना होकर एक हमें पूरा प्रॉपर आर्क मिलेगा। तो जब यहाँ 90 डिग्री है तो ईएमएफ है मैक्सिमम, ई मैक्सिमम है पॉजिटिव में, टाइम 0, टी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर t/4, t/2, 3t/2। ठीक है, और ये हो जाएगा कंप्लीट t। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ये था कि ये 3t/2 नहीं 3t/4 होगा। ठीक है।